एनवीएन के साथियों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खुशामदीद, वेलकम। सबसे पहले तो एक लंबी गैर हाजिरी की माफ़ी, लेकिन आप भी जानते हैं कि हालात कैसे हैं और हालात ऐसे थे कि हम कोशिश के बावजूद आपके सामने नहीं आ सके। बहरहाल अब हम आ गए हैं और ऊपर वाले का करम रहा तो आपसे मिलते रहेंगे जैसे पहले मिलते थे। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने देश के दो संस्थाओं, दो अदारों, दो इंस्टीट्यूशंस की बात करना चाहता हूं। एक इंस्टीट्यूशन का नाम सुप्रीम कोर्ट है और दूसरे इंस्टीट्यूशन का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। दोस्तों, इन दोनों इंस्टीट्यूशन का अजब हाल है। सुप्रीम कोर्ट से पिछले 4-5 साल में ऐसा हो रहा है कि नए चीफ जस्टिस के आने की खुशी कम होती है, पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जाने की खुशी ज़्यादा होती है। अभी 23 अप्रैल को हमारे 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोबड़े रिटायर हुए। उनके रिटायर होने पर लोगों ने खुशी जाहिर की। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना आए हैं, पर अभी वो बंद मुट्ठी हैं, इसलिए लाख की हैं, खुलेगी तब देखा जाएगा। चीफ जस्टिस के जाने की खुशी क्यों मना रहे हैं लोग? इसलिए कि पिछले 3 कम से कम चीफ जस्टिस ऐसे हैं, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और फिर जस्टिस बोबड़े, जो अपने फैसलों की कोई बहुत सुहानी यादें छोड़ के नहीं गए। सच पूछिए तो बहुत कड़वी यादें छोड़ के गए। जस्टिस मिश्रा के बारे में आपको मालूम है, उड़ीसा में एक लैंड ग्रैब करने के, एक ज़मीन को हड़पने के सिलसिले में उनका नाम इन्वॉल्व था, उनका नाम लिया जाता था। उसमें एक हाई कोर्ट के एक्स जस्टिस को अरेस्ट भी किया गया था, मगर उस स्कैंडल में जस्टिस मिश्रा का नाम था। वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई किसने की? खुद जस्टिस मिश्रा ने। ये हिंदुस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री का पहला वाकया था कि जिस जज के खिलाफ कोई केस हो, उसकी जो कार्रवाई को चलाने वाला वही जज हो जिस पर इल्ज़ाम है। इस पर बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन वो डटे रहे और आखिर में उन्होंने अपने हक में फैसला देकर उस मामले को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई आ गए। उन्होंने तो कितने खूबसूरत फैसले किए, आज तक हमको ही नहीं सारी दुनिया में उनका नाम मशहूर हो गया। अयोध्या का मामला, राफेल का मामला, सीबीआई के कमिश्नर का मामला आलोक वर्मा का, और ऐसे कई और हैं मामला जिसके फैसले एक्स जस्टिस रंजन गोगोई ने जो सुनाए, उससे लोगों के मुंह आज तक कड़वे हैं। मज़ा ये है कि जस्टिस रंजन गोगोई उन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने बाहर आकर यह कहा था कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट को बचाइए, लोगों से अपील की थी। लेकिन जैसे ही वो चीफ जस्टिस बने, उनके खिलाफ एक केस आ गया। उनके घर पे जो उनका ऑफिस था, उसमें काम करने वाली एक औरत ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिनसी छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक आया। उसकी जो मीटिंग थी, जो कमेटी बनाई गई थी उसकी छानबीन की, उसमें खुद रंजन गोगोई बैठे रहे। ये भी अजीब मामला था कि उनके खिलाफ केस था और वो बैठे हुए थे। हालांकि फैसले में उन्होंने दखल नहीं दिया, लेकिन उनका बैठना ही काफ़ी था, बाकी जजों को वैसे ही मिल गया था। उस गरीब औरत को तो अपना वकील भी रखने की इजाज़त नहीं दी गई और आखिर में वो फैसला भी
जस्टिस रंजन गोगोई के हक में चला गया। लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुट्ठी में आ गए। फिर उनकी मजाल नहीं थी कि वो कोई फैसला ऐसा दे सकें जो सरकार के खिलाफ जाता हो, और सारे फैसले जो उन्होंने दिए, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, सारे फैसले उन्होंने ऐसे दिए जो सरकार के पक्ष में थे, सरकार के हक में थे। उनके जाने के बाद जस्टिस बोबड़े तशरीफ लाए। जस्टिस बोबड़े साहब ने भी वो कमाल के फैसले दिए कि जिनकी तारीख में शायद मिसाल न मिले, हिस्ट्री में कोई मिसाल न मिले। उन्होंने भी कोई भी फैसला ऐसा नहीं दिया जो सरकार के खिलाफ जाता हो। उन्होंने तो जाते जाते एक ऐसा मामला उठाया कि लोग हैरान रह गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोविड की वजह से यूपी के 5 शहरों को लॉकडाउन का ऑर्डर दिया। योगी ने कहा हम आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे, और योगी उसका फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। जस्टिस बोबड़े की ही बेंच थी, उसने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, और रोक लगा के एक लंबी तारीख दे दी कि नहीं, हम गवर्नमेंट का मामला भी सुनेंगे। जस्टिस बोबड़े के ज़माने में ही अर्नब गोस्वामी का मामला आधी रात को सुना गया और उन्हें जमानत दी गई। जस्टिस बोबड़े ही के ज़माने में सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली, उनसे कह दिया गया कि हाई कोर्ट वापस चले जाए। जस्टिस बोबड़े ही के ज़माने में प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में ₹1 का फाइन की सज़ा दी गई। जस्टिस बोबड़े ने भी अपने ज़माने में वो तमाम मुकदमे जिनमें मालूम था कि फैसला सरकार के खिलाफ जाना ही था, उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। सबसे पहले उसमें 370 का केस था। आर्टिकल 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जस्टिस नारिमन की बेंच ने ये कहा था कि 370 को हटाया नहीं जा सकता। ये केस जब बोबड़े साहब के सामने आया तो उन्होंने उसको बस्ते में डाल दिया। आज तक वो केस सुना नहीं गया। के अलावा कश्मीरी लीडरों को गिरफ्तार किया गया। वो हैबियस कॉर्पस का केस लाए सुप्रीम कोर्ट में। हैबियस कॉर्पस दोस्तों, उर्दू में उसको हब से भेजा कहते हैं, मुझे उसका हिंदी का अनुवाद नहीं मालूम, लेकिन वो ये होता है कि अगर कोई किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसे अदालत में हाजिर करें, और अगर 24 घंटे तक वो अदालत में हाजिर नहीं किया जाता तो ये पुलिस के खिलाफ हैबियस कॉर्पस का केस बन जाता है और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होती है। जस्टिस बोबड़े ने इस केस को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जस्टिस बोबड़े ने जिस तरीके के फैसले दिए, उनसे ये भी शुबा होता था लोगों का कि शायद वो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ तक विचारधारा का सवाल है, आइडियोलॉजी का सवाल है, नज़रिया का सवाल है, सेम पेज पर थे। शुबा है, यकीन नहीं है, मैं भी यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन लोगों को ये शुबा है। अब जस्टिस रामन्ना आए हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो बंद मुट्ठी हैं। उनके खिलाफ भी एक केस आंध्रा में था। उनकी बेटी या बेटे, उनके एक लैंड का मामला था, जिसके खिलाफ जगन रेड्डी जो सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ ख़त लिखा था, शिकायत की थी, लेकिन वो केस बहरहाल ख़त्म कर दिया गया कि ये बकवास और बेहुदा केस है। तो हम समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि जस्टिस रामन्ना सुप्रीम कोर्ट की इस खोई हुई इज्जत को बहाल करेंगे। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि देश के लोगों का आखिरी आसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर लोगों का एतबार दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस रामन्ना इस तरफ ध्यान देंगे और सुप्रीम कोर्ट की खोई हुई प्रेस्टीज, उसका खोया हुआ आदर, उसका खोया हुआ सम्मान उसे वापस दिलाएंगे। दूसरा इंस्टीट्यूशन ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में उसका अनुवाद केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसका शॉर्ट फॉर्म हिंदी में केचुआ है। केचुआ आप जानते हैं कीड़ा होता है जो कीचड़ में पैदा होता है। उसमें कोई हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी ही नहीं, कोई हड्डी नहीं होती,
और वो रेंगता हुआ चलता है, उस पर नमक रख दीजिए तो घुल जाता है। तो ये चुनाव कमीशन जो है वो वाकई केचुआ बन गया, पूरी तरीके से सरकार की मुट्ठी में। देखिए, किसी की समझ में यह बात आती है कि तमिलनाडु की 234 सीटों का इलेक्शन एक दिन में हो सकता है, लेकिन पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों का इलेक्शन 8 फेजेस में, 8 मरहलों में, 8 स्टेजेस में होता है। किसी की समझ में आती है बात? और उसके बाद कितना कहा गया कि कोविड की वजह से ये इलेक्शन 8 फेजेस में न किया जाए, जल्दी कर लिया जाए, लेकिन नहीं माने। जो पहले हमारे कमिश्नर थे, इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, वो नहीं माने, वो भी रिटायर हो गए। वो रिटायर हो गए, अब दूसरे सुशील चंद्रा आ गए। उनसे भी कहा गया कि भाई चलिए 3 स्टेजेस के हो गए हैं, 4 स्टेजेस हो गए, बाकी 4 तो एक मरतबा करा दीजिए, कोविड बुरी तरह फैला हुआ है। लेकिन वो भी नहीं मान रहे हैं। वो इसलिए नहीं मान रहे हैं कि कोई दिक्कत है, कोई टेक्निकल, वो इसलिए नहीं मान रहे हैं, मैं बहुत साफ कहता हूं कि वो ये कर नहीं सकते। उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसकी इजाजत नहीं देंगे, और उनकी इजाजत के बगैर वो हिल नहीं सकते। आप देखिए, रैलियां हुई, सब सारी दुनिया, आज सारी दुनिया में हिंदुस्तान का जो नाम हो रहा है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया का कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है, यूरोप का या एशिया का, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां न दिखाई जाती हो, जिसमें इन्हें बताया जाता हो कि रैली में लोगों की भीड़ आने से हमारे प्रधान सेवक कितना खुश हैं। देखिए, वो कह रहे हैं ना कि आज मैं क्या भीड़ देख रहा हूं, आपने तो कमाल कर दिया। सुनिए, आपको सुनिए। आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। ये मंजर आज सारी दुनिया देख रही है। और कितने लोगों ने कहा कि ये रैलियां बंद की जाए। अमित शाह साहब से कहा गया कि भाई ये रैलियां बंद की जाए, तो उन्होंने कहा कि वो चुनाव आयोग तो आज़ाद इदारा है, आज़ाद इंस्टीट्यूशन है और स्वतंत्र संस्था है, हमारा उस पर कोई जोर नहीं है, वो चाहे तो रोक सकती है, हम तो नहीं रोक सकते हैं रैलियां। इतनी आप आसानी, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? चुनाव कमिश्नर की मजाल है कि अगर आप कह दें तो वो उससे हट जाए, हट ही नहीं सकता। आप नहीं चाहते थे। आखिर में जब राहुल गांधी ने अपनी रैली कैंसिल कर दी, जब ममता बनर्जी ने भी अपनी रैलियां कम कर दी, तब ये एक ऑर्डर आया कि नहीं, अब रैली नहीं होना चाहिए और रैली से बड़ा कोविड और कोरोना फैल रहा है। आपको इससे पहले नहीं मालूम था? जबकि खुद सुशील चंद्रा साहब कमिश्नर और उनके 4 असिस्टेंट कोविड का शिकार हो चुके। उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आया कि नीली छतरी की तरफ से क्या इशारा आ रहा है। अब उन्होंने जाके ये ऑर्डर दिया है, फिर भी इलेक्शन वही उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से होना तय पाया था। और मैं आपको दावा करता हूं कि सुशील चंद्रा साहब इस ऑर्डर को बदल भी नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत साफ कहता हूं, उनके सामने एक गाजर लटका दी गई। वो गाजर क्या है? सुनील अरोड़ा के बारे में कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया जाता है। यह साफ जो है गाजर लटका दी गई है नए चुनाव कमिश्नर के सामने कि अगर हमारी बात मानोगे तो रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा इंतजाम कर देंगे कि तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा कटेगा, नहीं मानोगे तो तुम जानो। तो इस तरीके से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव कमीशन, 2 ऐसे अदारे, 2 ऐसे इंस्टीट्यूशन, 2 ऐसी संस्थाएं जिनके बल पर जमहूरियत खड़ी होती है, जो जमहूरियत के लिए छत बनाते हैं, वो दोनों आज बिल्कुल ऐसे इंस्टीट्यूशन बन गए हैं जिनकी आवाम की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि इन इंस्टीट्यूशन की शक्ति बहाल की जाए, इनकी इज्जत वापस ली जाए, ताकि लोगों का जमहूरियत के ऊपर से, डेमोक्रेसी के ऊपर से विश्वास उठे नहीं, बना रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब और NVN की टीम की तरफ से जय हिंद, खुदा हाफिज़।